हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, और क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 5 मार्च 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेट एयरवेज इंडिया का। तो जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ किसको लगाया गया है, क्योंकि जेट एयरवेज इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं क्योंकि ये अप्रैल 2019 में जो है वो इस एयरलाइन ने अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया था। अब ये दोबारा से अपने ऑपरेशंस जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी फ्लाइट्स को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 2022-23 के ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर के आसपास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये आप कह सकते हो कि अप्रैल, मई या जून के आसपास जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इनके नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं संजीव कपूर। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। संजीव कपूर करंटली एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के, और वो 2021 से ही इस पोजीशन पे हैं, लेकिन अब वो सीईओ होंगे जेट एयरवेज के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेट एयरवेज ने जो अपॉइंट किया संजीव कपूर को एज नया सीईओ। लेकिन साथ ही साथ आप जेट एयरवेज के बारे में एक बात याद रखोगे कि इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, और इसके फाउंडर जो हैं वो नरेश कुमार हैं, नरेश कुमार गोयल पूरा नाम है उनका। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विनोद कन्नन का आप नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली सीईओ बनाए गए हैं कौन सी कंपनी के, विस्तारा एयरलाइंस के। किसके, विस्तारा एयरलाइंस के। विक्रम देव दत्त ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं एयर इंडिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर इंडिया आप किसने खरीद लिया है, टाटास ने। और फिर है नवरंग सैनी का नाम, ये चेयरपर्सन बनाए गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड द स्पेशल ज्यूरी अवार्ड। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, 7th इंडिया इंडस्ट्री वाटर कनक्लेव जो रिसेंटली हुई है, ये वर्चुअली हुई है। ये कनक्लेव की गई 2 से 3 मार्च, मतलब 2 दिन ये कनक्लेव की गई। और इसी के साथ 9th एडिशन भी किया गया फिक्की वाटर अवार्ड्स का।
फिक्की वाटर अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए और साथ में स्पेशल जूरी अवार्ड जो है वो दिया गया, ये मिला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है उनके गंगा को दोबारा से जीवित करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये 7th इंडिया इंडस्ट्री वाटर कनक्लेव भी है, साथ में 9th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड्स भी है। ये एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि स्पेशल जूरी अवार्ड जो फिक्की वाटर अवार्ड्स के अंदर किसको मिला, तो आप कहोगे सुना नहीं हुआ हमने तो वाटर कनक्लेव सुना था। तो इसलिए याद रखना है दोनों साथ ही साथ हुई हैं। और जो पूरी की पूरी ज्यूरी बैठी थी, जो पूरे के पूरे अवार्ड देने वाले बैठे थे, जो जज थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा है उसका रोल बहुत ही बेहतरीन रहा, क्योंकि उन्होंने वाटर मैनेजमेंट का काम किया है, खास करके रिवर गंगा को दोबारा से रिवाइव करने का, उसको दोबारा से जीवित करने का काम किया है। और खास करके जो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इन्होंने एक जन आंदोलन चलाया, एक मास मूवमेंट चलाई रिवर गंगा को ओनली रिवाइव करने के लिए नहीं, जीवित करने के लिए नहीं, उसके आसपास की जो रिवर्स हैं उसको भी साफ करने के लिए, या रिवर गंगा जहां जहां से जाती है उस एरिया को भी साफ करने के लिए, ताकि जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी जो है वो एक अच्छा स्वस्थ एनवायरनमेंट जो है वो मिल सके। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आपने खास तौर से याद रखना है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की शुरुआत जो है वो 2011 में की गई थी। इसके करंटली जो डायरेक्टर जनरल हैं, हम बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, जी अशोक कुमार हैं। याद रखोगे कौन है, जी अशोक कुमार। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, जोधपुर। जोधपुर कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसीलिए जो है वो ये मिशन स्टार्ट किया गया था ताकि जो रिवर गंगा है उसको, जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा जो है वो गंगा खराब थी, तो उसको हमने साफ करना है, उसको प्रिवेंट करना है कि आगे कोई पोल्यूशन ना हो, और हम कोई और यहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं लगने देंगे कि वो अपना सारा का सारा वेस्ट जो है वो गंगा के अंदर जो है वो अपना समा सके। तो इसलिए इसको साफ करने का पूरा दायित्व जो है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दिया गया था। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपने याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। एक अवार्ड फिर से मिला है सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस के लिए एनर्जी मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर, और ये अवार्ड दिया है एसोचैम की तरफ से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एसोचैम का मतलब एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आपको पता होना चाहिए कि अवार्ड एनर्जी मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर सस्टेनेबल एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है, CTRLS ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। ये एक बहुत ही फेमस डेटा सेंटर कंपनी है, बहुत ही फेमस डेटा सेंटर कंपनी है। कहाँ की है, हैदराबाद तेलंगाना के ये कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CTRLS को ये अवार्ड मिला। ये वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट जो है वो डेटा सेंटर कंपनी है, और ये इनोवेशन के लिए जानी जाती है, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए जानी जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की पहली डेटा सेंटर कंपनी है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अलग अलग इनोवेशंस की हैं। तो CTRLS बैक दिस अवार्ड फॉर इट्स एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। इन्होंने अपने डेटा सेंटर के अंदर अलग अलग एनर्जी इनिशिएटिव्स किए, खास करके कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। और इनकी एक खास बात है कि ये इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो ढूंढते रहते हैं एनर्जी को लेके, और सस्टेनेबल इनिशिएटिव जो है मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी जो है वो हम कुछ चीज़ सिखा सकें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एनर्जी को सेव कर सकें, तो इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो ये करते रहते हैं अपने डेटा सेंटर ऑपरेशंस के अंदर। और ये अवार्ड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है उन कंपनीज को देते हैं जो कि इकोनॉमिक लेवल पे, इन्वायरमेंट लेवल पे या सोशल लेवल पे अपने इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट करती हैं, अपने कई अलग अलग तरह के जो इनोवेशंस हैं उसको आगे बढ़ाती हैं। तो साथ में इनकी भी ग्रोथ होती है और साथ में सोसाइटी, इन्वायरमेंट या आप कह सकते हो इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। तो ये कंपनी है CTRLS। और एसोचैम के बारे में खास तौर से बताऊंगा कि एसोचैम जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ट्रेडिंग एसोसिएशन है, और ये एक तरह के इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में जो गैप है उसको खत्म करता है। मतलब गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए स्टार्ट करते हैं वो एसोचैम के थ्रू इंडस्ट्री के पास पहुंचते हैं। और एसोचैम खुद भी बहुत से इनिशिएटिव जो वो स्टार्ट करता है ताकि एक ग्लोबल कम्पिटिटिव लेवल पे इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रेजेंट किया जा सके, और हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम इंप्रूव कर सकें। और एसोचैम के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, विनीत अग्रवाल। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है विनीत अग्रवाल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 जो है वो कहाँ पे हुई? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोबाइल, ग्लोबल मोबाइल जो वर्ल्ड कांग्रेस है इसकी समिट हुई है, कॉन्क्लेव हुआ है ये, और कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया? ये स्पेन में हुई है दोस्तों। एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है? बार्सिलोना है। और याद रखना है कि ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी का मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर है? 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की?
ये लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का उद्घाटन किया या उसको ऑर्गेनाइज किया। और इसमें स्पेशली एक फोकस किया गया है कि 5G कनेक्शंस जो हैं वो हमने इंक्रीज करने हैं ग्लोबली। 2022 के अंदर 1 बिलियन लोगों के पास जो है वो 5G कनेक्शंस होने चाहिए, जिसके बाद जो है वो 5G टेक्नोलॉजी को इंप्रूव और किया जाएगा। और 2022 में ये माना जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। और ये मीटिंग या ये कनक्लेव या ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बार्सिलोना स्पेन के अंदर हुई है। और मेन फोकस यही है कि ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ानी है 5G नेटवर्क के थ्रू और इकोनॉमिक रिकवरी करनी है, खास करके कोविड पैंडेमिक के कारण जो हुई है या अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर जो है वो चल रही है। तो 5G नेटवर्क कनेक्शंस के बढ़ने से एक फायदा ये होगा कि जीडीपी बढ़ सकती है 5% तक, क्योंकि आपस में कनेक्शन जो है वो जल्दी होगा, या आप कह सकते हो ट्रेड जो है वो बहुत ही फास्ट हो सकता है डिजिटली। तो इसका मतलब हम इन चीज़ों की हेल्प से जो है वो जीडीपी को बढ़ा सकते हैं और $5 ट्रिलियन का जो हम सपना देख रहे हैं हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो मेन फोकस किया गया है इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर कि ग्लोबली हम पूरी रिकवरी कर सकें, ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकें, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में या पैंडेमिक चल रहा है जिसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है। तो हम 5G नेटवर्क की मदद से उसको करेंगे। तो अपने याद रखना है, इसको होस्ट किसने किया है? GSMA ने, मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन के अंदर। हुई कहाँ पे? स्पेन, बार्सिलोना में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? एक तो डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस लॉन्च कर दिया है, एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है ओ माई डॉग। तो इस तरह के कैंपेन और इस तरह के इंश्योरेंस से जो है वो हम कह सकते हो एनिमल वेलफेयर इंश्योरेंस का जो ट्रेंड है वो भी इंक्रीज होगा। और एक कंपनी है फ्यूचर जनरलाई इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और इनके इंश्योरेंस का पूरा नाम भी है FG डॉग हेल्थ कवर, मतलब फ्यूचर जनरलाई डॉग हेल्थ कवर, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस पेट डॉग्स को प्रोवाइड करता है। और उनका ये कैंपेन जो है ओ माई डॉग, ये बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हो, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके डॉग के लिए जो बेहतरीन होगा। और सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू इस कैंपेन की जो है वो इस कैंपेन को आगे प्रमोट जो है वो किया जाएगा। तो ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव कवर है जिसमें डॉग्स की सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, टर्मिनल इलनेस, मोर्टेलिटी, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर कवर किया जाएगा। और बहुत ही कम प्राइस पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 323 रुपये महीने के मात्र प्रीमियम से जो है वो आप इस इंश्योरेंस को जो है वो खरीद सकते हो। और इसमें सारा का सारा इलनेस, सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन सब कुछ कवर कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एलिजिबिलिटी है कि पेट डॉग्स की जो एज है वो 6 महीने से लेकर 4 साल के बीच में होनी चाहिए अगर वो जाइंट ब्रीड्स के हैं। और अगर छोटी ब्रीड के हैं या मीडियम ब्रीड के हैं या लार्ज ब्रीड के हैं तो उनकी एज जो है वो 6 महीने से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी जो है वो आप इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आपने इसको याद रखनी है, मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा क्योंकि एक अलग न्यूज़ है, एक जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन फ्यूचर जनरलाई इंडिया इंश्योरेंस जो है वो एक जॉइंट वेंचर है 2 कंपनीज का, एक तो फ्यूचर ग्रुप का और एक जनरलाई का। तो साथ ही साथ याद रख सकते हो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं अनूप राव। लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन को याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। BCCI या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है ऑफिशियल पार्टनर टाटा IPL 2022 का। तो ये इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल है, उनकी तरफ से अनाउंस किया गया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म रुपे प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा ऑफिशियल पार्टनर होगा टाटा IPL 2022 का। और रुपे मेरे ख्याल से सारे बैंकिंग स्टूडेंट्स को पता होगा, बाकी भी बच्चों को पता होगा कि एक टेक्नोलॉजिकल लेड इनोवेटिव या कस्टमाइज्ड ऑफरिंग है जो लोग एक दूसरे से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और रुपे जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनली आप जो है वो पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये रुपे का माध्यम जो है वो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया गया था। और भी बहुत से जो है वो स्पॉन्सर्स हैं इसके, स्विगी है, प्रिस्टीन केयर है, लिव स्पेस है, जेप्टो है, लॉरियल है, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? टाटा IPL 2022 की। लेकिन इसमें दोस्तों एक दो चीज़ें आपने खास तौर से याद रखनी है कि एक तो ये मल्टी ईयर पार्टनरशिप है और इसको ड्रीम 11 की तरफ से भी जो है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है और साथ में टाटा और क्रेड की तरफ से भी जो है ये स्पॉन्सर्ड होगा, इसलिए इसका नाम है टाटा IPL 2022। लेकिन इसमें खास इंपॉर्टेंट है कि ये 15th एडिशन है जो कि 26 मार्च 2022 को क्या होगा? स्टार्ट होगा।
और इसमें टोटल 70 लीग मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। 4 वेन्यूज़ पे ये खेले जाएंगे, मुंबई में और पुणे में। अभी फाइनल्स के वेन्यू जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुए, मतलब अभी जो है फाइनल नहीं हुए, लेकिन पहली बार हो रहा है कि इसमें 10 टीम्स जो हैं वो खेलेंगी, मतलब 2 नई टीम्स को ऐड किया गया इसमें। एक तो लखनऊ सुपर जायंट्स को ऐड किया गया है, एक गुजरात टाइटंस को इसके अंदर ऐड किया गया है। तो 2 टीम्स नई जो है वो इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एक टेक कनक्लेव 2022 जो है उसका तीसरा एडिशन जो है वो कहाँ पे हुआ है, इसको रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने उद्घाटन किया है इसका। अश्विनी वैष्णव जी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और ये हुआ कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो याद रखना है तीसरा एडिशन था, इसका उद्घाटन जो किया है वो अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। और इसका थीम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, ताकि बेस्ट टू बेस्ट मेथड से हम लोगों तक सर्विसेज पहुंचा सकें और डिजिटली हम गवर्नमेंट को लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो टेक कनक्लेव है वो आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल मैनेजर्स जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं उनको जागरूक करवाना नई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, और साथ में उनको कई केसेस के बारे में बताना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इंडस्ट्रीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो मतलब उनको बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल्स देके नई टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक कराना और ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचाना। इवन इस कनक्लेव के अंदर खास करके जो आईटी सेक्रेटरीज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करवाना, ताकि वो अपनी नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो प्लान्स या वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकें। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो ऑलरेडी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रहा है कि हम किसी तरह से जितनी भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जो भी लोगों को सेवाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली उनके घर तक जो है वो पहुंचा सकें, हम डिजिटली जो है वो लोगों तक पहुंचा सके, ताकि उनकी जर्नी जो है वो आसान हो सके। तो कॉन्क्लेव जो है वो इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजर जो गवर्नमेंट के हैं वो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग में प्रोग्राम करेगा, उनको और ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड करेगा, खास करके नई टेक्नोलॉजी को जागरूक करवाने के बारे में, और हाई क्वालिटी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाई जा सकती हैं। और इसी में आप एक पिक्चर और देख रहे हो, ये है हमारे पास राजीव चंद्रशेखरन। तो आप देख सकते हो राजीव चंद्रशेखरन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उन्होंने एक ई बुक रिलीज की है जिसमें लिखा हुआ 75 डिजिटल सॉल्यूशंस फ्रॉम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इस ई बुक में स्पेशली बताया गया है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो उन्होंने अचीव किए हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से की है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं ताकि सिटीजन, बिजनेस या गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक जो है वो पहुंचाई जा सके, और किस तरह से इन्होंने लोगों की अलग अलग मेथड से हेल्प की है। तो ये है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का टेक कनक्लेव 2022, जो कि कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली। और इसमें जो उद्घाटन किया है वो किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी ने। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया ने रिकॉर्ड कितनी सोलर कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल की है 2021 के साल में, ये एक रिपोर्ट दी गई है मरकॉम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट के तहत। और इंडिया ने टोटल 10 गीगावाट, जो कि एक रिकॉर्ड है, आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी भी एक साल के अंदर इतनी सोलर कैपेसिटी जो है इंडिया ने इंस्टॉल की हो। तो 10 गीगावाट जो है वो उन्होंने इंस्टॉल की है 2021 में। अगर आप इसको 2020 के साथ कंपेयर करोगे तो 2020 में 3.2 गीगावाट जो है वो उन्होंने इंस्टॉल की थी, लेकिन 2021 का पूछ रहे हैं तो 10 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल की है, और ये एडिशन जो है वो सबसे हाईएस्ट है। और मरकॉम इंडिया की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसका नाम है 2021 क्वार्टर 4 और एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट, इसमें सारी सोलर इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और अगर आप देखोगे टोटल इंडिया की अब सोलर कैपेसिटी जो वो ऑलमोस्ट 50 गीगावाट, मतलब 49.3 गीगावाट है। अगर आप दिसंबर 2021 तक देखोगे, 2-2.5 महीने और भी जा चुके हैं, तो ये 50 गीगावाट के आसपास हो गई होगी। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट्स को आप थोड़ा सा याद रखें, इसमें खास राजस्थान है। राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा रोल है जो सोलर कैपेसिटी को आगे बढ़ाता है, और पूरे देश की 50% सोलर कैपेसिटी आपको इन 3 स्टेट्स में इंस्टॉल्ड मिलेगी, और ये दिसंबर 2021 तक का डाटा है। और अगर आप टोटल रिन्यूएबल एनर्जी देखोगे तो उसमें भी योगदान जो है वो सोलर का ज़्यादा है। 62% न्यू पावर कैपेसिटी जो है वो सोलर ने ही ऐड की है, अगर आप टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को देखोगे। क्योंकि इंडिया के टारगेट्स हैं, एक तो 175 गीगावाट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से किसी तरह से अचीव कर लें 2022 तक, और 450 से लेके 500, क्योंकि पहले 450 था, 500 कर दिया है कि 500 गीगावाट तक हम इसको अचीव कर लें 2030 तक। तो इसके तहत जो है वो हम नई नई इन्वेंशंस जो हैं वो करते रहते हैं, अल्टरनेट फ्यूल्स को लेके, सोलर एनर्जी से लेके या और रिन्यूएबल एनर्जी से लेके।
इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा बैंक है जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन आईपी ग्लोबल के साथ टाई अप किया है ताकि जो बैंक जो है वो 150 मिलियन लोन जो है वो उसको प्रोवाइड कर सके ताकि हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके, और ये बैंक है एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा डी, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए है, याद रखना है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो एक्सिस बैंक ने एक एमओयू साइन किया है आईपी ग्लोबल के साथ, और ये 150 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 1140 करोड़ रुपीस जो हैं ये आईपी ग्लोबल को प्रोवाइड करेंगे ताकि समृद्ध प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो हेल्थ एंटरप्राइजेज जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या इनोवेटर्स हैं, उनको ये पैसा दिया जा सके, क्योंकि और उनको कोई पैसा नहीं प्रोवाइड कर रहा, इसलिए अगर ये पैसा मिलेगा तो और बेहतरीन तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये समृद्ध प्लेटफॉर्म। समृद्ध प्लेटफॉर्म जो है इसका मतलब है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। और समृद्ध को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड भी सपोर्ट करता है, और आईआईटी दिल्ली भी जो है वो इसको सपोर्ट करता है। तो समृद्ध जो है वो क्या करता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल से हैं, चाहे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, स्मॉल क्लिनिक्स हैं, उनको और बेहतरीन बनाने में हेल्प करता है। तो आप कह सकते हो जिस तरह से कोविड-19 के वेरिएंट्स डेवलप हो रहे हैं और आ रहे हैं, और आप कह सकते हो किस तरह से हमने उसको एड्रेस करना है अगले कोविड-19 वेरिएंट्स को, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ सेक्टर को हमें इंप्रूव करना होगा, और इस तरह की मदद से हम इसको इंप्रूव जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है वो उसका थीम क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओबेसिटी मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटापा है उसको हमने ख़त्म करना है। तो इस ओबेसिटी डे को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 मार्च को। और ये ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटापे को ख़त्म करने के लिए जो है उसके लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि लोगों में ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि किस तरह से सारे लोग मिलके जो हैं धीरे धीरे करके अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करके, अपने वर्किंग कंडीशंस को ठीक करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो एवरीबडी नीड्स टू एक्ट, तो नाम से पता लग रहा है हर बंदे को इसमें सहयोग करना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें कि ओबेसिटी क्यों होती है, प्रिवेंशन किस तरह से इसको रोक सकते हैं, किस तरह से ओबेसिटी का ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और इसका थीम क्या है? एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2015 के अंदर, याद रख सकते हो। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंपनी ने वीटेक्स कंपनी के साथ टाई अप किया है। वीटेक्स जो है वो एक ग्लोबल डिजिटल कॉमर्स ई प्लेटफॉर्म है। ये लंदन की एक कंपनी है, जिस जैसे कि अमेजोन है वैसे ही एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये मल्टीपल पेमेंट सॉल्यूशंस जो है वो वीटेक्स कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीटेक्स जो है वो सारी की सारी जितने भी इसके जो कस्टमर्स हैं वो पेयू की मदद से जो है वो पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पेयू और वीटेक्स ने जो है वो अपने मर्चेंट्स के लिए जो है वो एक टाई अप किया है ताकि लोकल पेमेंट्स जो हैं वो पेयू के थ्रू की जा सकें। तो इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो पेयू प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल रहेगा वीटेक्स मर्चेंट्स के लिए, ताकि ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पेमेंट्स जो हैं वो कर सकें, खास करके जो भी मर्चेंट्स हैं वो अपनी पेमेंट ले सकें या पेमेंट कर सकें किसी को भी विदाउट एनी डिले, मतलब कोई भी इसमें डिले ना हो, क्योंकि पेयू बहुत ही फास्ट नेटवर्क है पेमेंट के लिए। और पेयू का यूज़ करके वीटेक्स कस्टमर्स जो हैं या वीटेक्स जो मर्चेंट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को अलग अलग डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं और अपने बिजनेस को और बेहतरीन बना सकते हैं और अपनी इनकम को भी और बढ़ा सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो भी इंडियन मार्केट के अंदर आएंगे, और इससे क्या होगा कि जो पेमेंट मेथड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगे तो उसमें जो है वो आपको बहुत ही अच्छा बिजनेस करने को मिलेगा। तो इसलिए इस तरह का टाई अप जो है वो किया गया है। तो पेमेंट मेथड्स वीटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बेहतरीन रहे, इसलिए टाई अप जो है वो पेयू के साथ किया गया है। और वीटेक्स मैं पहले बता चुका हूं एक लार्जेस्ट ग्लोबल डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया ने एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ, ताकि एक एरिया ऑफिस और एक इनोवेशन सेंटर कहां पे बनाया जा सके? न्यू दिल्ली के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर कहां पे बनाया जाएगा? न्यू दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। और आपने एक खास बात इसमें याद रखनी है कि इसी के साथ एक वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 20 ये हुई है, कहां पे हुई है? जिनेवा स्विट्जरलैंड की हुई है। एक स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात इसमें और याद रखोगे कि ये एरिया ऑफिस या इनोवेशन सेंटर जो है ये साउथ एशिया का पहला एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर जो है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें सारी की सारी गवर्नमेंट फंडिंग होगी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसमें अपना फंड जो है वो प्रोवाइड करेगी।
ये ऑफिस और सेंटर करेगा क्या? ये एरिया ऑफिस या सेंटर जो है ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, पॉलिसी गाइडेंस करेगा, किसके बारे में? ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके लेके नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा, किस तरह से नई पॉलिसी बनाने हैं उसके बारे में बताएगा, किनको? जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो हमारे पास यूनियन है उसकी मेंबर स्टेट है उनको ये सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो एक तरह का ये इनोवेशन सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा, खास करके टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर साउथ एशिया में, क्योंकि ये साउथ एशिया का एकमात्र एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर बनाया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये नए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड करेगा, जो एकेडमिशियंस हैं, जो लाइक आईआईटी दिल्ली हैं, आईआईटी कानपुर हैं, स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ताकि वो अपनी इनोवेशन को ग्लोबली जो है प्रेजेंट कर सके, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो सबसे पहले एकेडमिक्स में किया जाता है। और इंडिया ने भी ये दिखाया है कि हम भी जो है वो होस्ट करेंगे 2024 का। अभी उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया, अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इंडिया होस्ट कर सकता है 2024 का सेशन। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है। 1865 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों तब इसका नाम जो है वो क्या होता था? इंटरनेशनल टेलीग्राफ, याद रखना है, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। लेकिन बाद में 1932 में इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया? इसका नाम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कर दिया गया। फिर इसको इंटरनेशनल यूनियंस के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, इसको जो है फिर 1947 के एक्ट में शामिल कर लिया गया। इसके करंटली 193 मेंबर्स हैं और इसके अंदर जो है वो 900 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 5th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का, याद रखना है इसका नाम है UNEA 5.2, जिसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से करवाया जाता है। और ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है दोस्तों? नैरोबी, कीनिया के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ है 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में नैरोबी के अंदर। और ये हाइब्रिड सेशन हुआ है, मतलब कुछ वहाँ पे पहुंचे हैं, कुछ ऑनलाइन अटेंड किया है। लेकिन इसका थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो UNEP करा रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में होगा किसी भी तरह से। और इसका इसी के साथ जो है वो एक स्पेशल सेशन भी किया गया है। स्पेशल सेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 50 के नाम से किया गया, क्योंकि 1972 में UNEP की शुरुआत की गई थी। अब इसकी 50th एनिवर्सरी जो है वो हम मना रहे हैं, इसलिए इसका जो स्पेशल सेशन का स्लोगन है वो है UNEP@50। और इस सेशन के अंदर 14 अलग अलग तरह की रेजोल्यूशंस जो हैं वो पास की गई हैं, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको रिस्टोर किया जा सके, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक हमने अचीव करने हैं उसको हम अचीव कर सकें। और ये 14 रेजोल्यूशन के अंदर जैसे प्लास्टिक को हमने जो है वो खत्म करना है, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म कर देना है, लेक मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन निकालने हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ को रिस्टोर करना है, एनिमल वेलफेयर के बारे में सोचना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कंट्री के साथ टाई अप्स करने। तो इस तरह के 14 रेजोल्यूशन जो है वो पास किए हैं। लेकिन इसमें एक फ्रेमवर्क भी जो है वो पास हुआ है, जिसका मतलब है 175 नेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम प्लास्टिक को जो है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म कर देंगे और ये लीगली बाइंडिंग करेंगे कंट्री के ऊपर, मतलब इसको जो है वो कानून के अकॉर्डिंग एक बाध्यता करेंगे कि हर देश जो है वो इसको पूरा करे। और ये एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग होगा ये 2024 तक जो है वो लागू हो जाएगा। एंड प्लास्टिक पोल्यूशन 2024 तक कर देना, ये लीगली बाइंड कर दिया जाएगा। और इंडिया की तरफ से कीनिया पहुंचे हैं, नैरोबी पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, तो उन्होंने इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से अटेंड किया है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1972 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और दोस्तों इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आयंगर एंडरसन। याद रखोगे कौन है? आयंगर एंडरसन। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्वेश्चन है, अदानी ग्रीन्स को एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है दोस्तों, मतलब एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, जिसमें 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लगाएंगे? पंजाब के अंदर ये स्टैब्लिश करेंगे। और इसमें ये एग्रीमेंट किया गया है कि पंजाब को ये 2.34 किलो वॉट पर आवर के हिसाब से जो है
ये बिजली जो है वो प्रोवाइड करेंगे और 25 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है और ये पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये इनको लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया है और ये दिया गया है अदानी ग्रीन्स यूनिट को और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। और याद रखना है अदानी ग्रुप के चेयरमैन जो हैं वो हैं गौतम अदानी और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश अदानी। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट है जेट एयरवेज के नए सीईओ जो हैं वो संजीव कपूर बना दिए गए हैं। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, आज का पहला क्वेश्चन था। फाइनेंस मिनिस्टर जो झारखंड के हैं जिनका नाम है रामेश्वर आरोन और इन्होंने फाइनेंस बजट जो है वो प्रेजेंट किया है। 1,01 लाख करोड़ का ये बजट है और ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मतलब 1,01,000 करोड़ का ये बजट है और इसके अंदर अलग अलग सुविधाएं रखी गई और टारगेट किया गया कि 8.8% जो है वो ग्रोथ की जाएगी 2022 के अंदर। नेक्स्ट, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रॉड मार्श का देहांत हो गया। कल शेन वॉर्न का भी देहांत हो गया तो हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन रॉड मार्श का जो है वो देहांत हो गया। इनका बेसिकली नाम है रॉडनी विलियम, याद रख सकते हो, पूछ सकता है आपको एग्जामिनर। रॉडनी विलियम मार्श कौन सी कंट्री से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे। 96 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 92 ओडीआई मैच खेल चुके हैं और 1984 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास जो है वो ले लिया था। लेकिन खास बात क्या है कि ये पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर सेंचुरी बनाई थी। इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1982 में ये खिताब मिला और साथ में ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स मेडल भी दिया गया 2000 में। नेक्स्ट, IHCL इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने यूनेस्को के साथ एक टाई अप किया है ताकि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का उसको बचा के रखा जा सके। ये एक तरह का इनिशिएटिव है ताकि जो ट्रेवल लैंडस्केप है जहाँ पे लोग दूर दूर जिसको देखने आते हैं तो और बहुत ही पुराना है और उसको बचा के रखना जरूरी है, तो उसको बचाने के लिए दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे काम करेगी। इससे टूरिज्म भी जो है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो एक तरह का पहला ऐसा कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री की तरफ से जो किया गया है ताकि इंडिया का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको बचा के रखा जा सके। नेक्स्ट, नेशनल सेफ्टी डे 51st टाइम हम इसको मना रहे हैं। 4 मार्च 2022 को इसको मनाया गया ताकि सेफ्टी को हर सेक्टर के अंदर प्रमोट किया जा सके और इस दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की भी शुरुआत की गई थी, क्योंकि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से 1966 में बनाई गई थी। 4 मार्च को ही इसको बनाया गया था और नेशनल सेफ्टी वीक भी इसी के साथ स्टार्ट हो जाता है। 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में नेशनल सेफ्टी वीक जो है वो मनाया गया, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसका थीम क्या है? नर्चर यंग माइंड्स, मतलब जो यूथ है उसको हमने जो है वो किसी तरह से उनके दिमाग को और आगे बढ़ाना है केयर के साथ, ताकि सेफ्टी कल्चर को डेवलप किया जा सके, सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। यही नेशनल सेफ्टी वीक का भी थीम है, नेशनल सेफ्टी डे का भी यही थीम है। इसी के साथ आते हैं लास्ट क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटी डे 2022, वो भी 4 मार्च को बनाया गया, मतलब सेफ्टी डे भी 4 मार्च को और सिक्योरिटी डे भी 4 मार्च को मनाया गया। और ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है, वो लोग जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, खास करके मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस ऑफिशियल्स, गार्ड्स, तो या फिर वो लोग जो हमारे पीस और सिक्योरिटी को बचा के रखते हैं। और एक 6 मेंबर की हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है दोस्तों, जिसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने इसको बनाया था। और पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ब्रजेश मिश्रा पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और आजकल कौन है? अजीत डोवल, याद रख सकते हो, अजीत डोवल जो है वो 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं 4 मार्च 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इंडियन कैपिटल मार्केट में स्कैम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी पावर्स किसको दी ताकि इंडियन कैपिटल मार्केट को कंट्रोल किया जा सके? ये बॉडी है दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वैसे तो 1988 में कर दी गई थी, लेकिन सेबी एक्ट की स्थापना जो है वो 1992 में की, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो 1992 में बनाया गया। और इसका मेन मकसद यही था कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, खास करके जो इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटीज के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, उनके साथ कोई धोखा ना हो सके, तो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर किसी भी तरह का कोई स्कैम ना हो सके, उससे बचने के लिए सेबी की स्थापना की गई थी। लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने 2 दिन पहले कवर किया था कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन कौन बनाई गई है, और वो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है, उनका नाम है मधाबी पुरी, याद रखना है मधाबी पुरी। इससे पहले अजय त्यागी थे, उनके 5 साल पूरे हो गए, लेकिन मधाबी पुरी को फिलहाल 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि बाउंसिंग ऑफ चेक्स में लीड टू,
इसका मतलब ये नहीं है कि चेक बाउंस कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपने चेक दिया किसी बंदे को और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो इसमें आपको कितने साल की सजा हो सकती है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस इन लोगे, हमेशा खुश रहो स्माइली की तरह और हमेशा आगे बढ़ते रहो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।